हे दोस्तों, मान लो आपके सामने दो कैंडिडेट्स खड़े हैं और आप एक बड़ी कंपनी के मैनेजर हो, लीडर हो, जिसे इन दोनों में से एक कैंडिडेट को एक जॉब के लिए चुनना है। जॉब है कोडिंग का। और ये जो दो कैंडिडेट है उसमें से जो पहला कैंडिडेट है उसका नाम है मिस्टर नथुराम। अभी जो नथुराम है ना, वो कोडिंग जीनियस है, कोडिंग में उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपको समझ में आया कि यार उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी खास नहीं है। जबकि कैंडिडेट नंबर 2 है मिस्टर विकास, जिनकी कोडिंग स्किल्स ओके है, अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। वो बंदा अच्छे से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पा रहा है, आपसे बात कर पा रहा है, और उसने इसी चक्कर में आप बोल सकते हो बहुत सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी भी पहले हैंडल किया है, बातें किया है, रैपो क्रिएट किया है। अब आप इन दोनों में से किसको जॉब दोगे, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ। कर लिया। अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बिकॉज अगर आपके दिमाग में ये आया कि कम्युनिकेशन से क्या लेना देना है, मिस्टर नथुराम को पकड़ लेते हैं बिकॉज वो एक कोडिंग जीनियस है और जॉब भी कोडिंग का है, तो इस बात को गौर से सुनो। 2023 में लिंक्डइन ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड, इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से पता चला कि 92% हायरिंग मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे कैंडिडेट को हमेशा चूज करते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्निकल स्किल्स से सुपीरियर हो। बिकॉज कम्युनिकेशन करने वाले लोग दूसरों से बात अच्छे से कर सकते हैं, टीम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, या फिर शायद से अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से आप बोल सकते हो इंटरव्यू उनका अच्छा गया। रीज़न जो भी हो, बट फैक्ट बताता है कि मैक्सिमम लोग अच्छी कम्युनिकेशन वालों को ही सुपीरियर रोल्स देते हैं और वो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, भले से किसी और की टेक्निकल स्किल ज़्यादा अच्छी हो। इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग की टॉप टियर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो ऑन एवरेज 15 से 20% ज़्यादा अर्न करते हैं। यही लोग होते हैं जो कई बार सीईओज, पॉलिटिशियन, लीडर्स बनते हैं और दुनिया को चलाते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, एक लीडर बनना है, रिलेशनशिप को अच्छा करना है, या ओवरऑल अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना ही बनना पड़ेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि आज बस अपने 15 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको एक कम्युनिकेशन का जीनियस बना दूंगा। कुछ ऐसी बातें बता के, कुछ ऐसी कहानियां बता के, जिससे आपको 7 बहुत पावरफुल लेसन्स मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दोगे तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। और ये बातें मैं आपको अपने सिर्फ मन गढ़ंत बातें नहीं बताऊंगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। प्लस एक बहुत ही अमेजिंग बुक है डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये एक क्लासिक बुक है जो 80-90 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी जो इसके लेसन है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और 10 साल बाद भी रहेंगे। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो भी लेसन है ना, वो सिर्फ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे डीप साइकोलॉजिकल रीजंस है जो आपको एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए सीखनी ही चाहिए, आज से अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि ये अगर आप कर दोगे तो आप 99% लोगों से ज़्यादा बेटर कम्युनिकेटर बन जाओगे। प्लस आज मैं आपको जितनी भी स्टोरीज बताने वाला हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप उसे गेम की तरह देखो और देखो कि कैसे हर एक स्टोरी में आपको, वैसे तो मैं अलग अलग लेसन बताऊंगा, लेकिन आपको एक कॉमन थीम दिखेगा जो आपको हर स्टोरी में सेम मिलेगा। वो कॉमन पैटर्न क्या है, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से गौर से नोटिस करना और वीडियो के एंड होने के बाद मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि अगर आप मुझे सही तरीके से बता दोगे तो मैं आप लोगों को 999 1000 रुपये का मेरा एक प्रोडक्ट है 21 डेज चैलेंज, जहाँ पे मैं लाइव आके स्पार्क रूटीन करता हूँ, उसका मैं आपको कंप्लीटली फ्री एक्सेस दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप उन 3 लकी विनर्स में से होना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये 7 स्टोरीज में आपको कॉमन थीम क्या मिला। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सोचो एक बड़ी सी स्टील की फैक्ट्री है, सुबह का वक्त है और वहाँ पे मशीन की खटखट आवाज़ें आ रही है, चिंगारियाँ यहाँ वहाँ उड़ रही है, मजदूर पसीने से तरबतर खड़े हैं और थकान से उनकी हिम्मत टूट चुकी है। बात यह है कि उनका प्रोडक्शन बिल्कुल स्लो हो चुका है, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए हैं और ओवरऑल सबका जो मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन चल रही है, तभी वहाँ पे एक आदमी एंटर करते हैं जिनका नाम है चार्ल्स श्वाब। ये इस मिल के बॉस है। वो आराम से फ्लोर पे जहाँ पे सारे काम चल रहे होते हैं वहाँ पे आते हैं, खड़े होते हैं और उस मिल का जो फोरमैन होता है, मैनेजर टाइप का, उसके पास जाके बुलंद आवाज़ में पूछते हैं कि इस हफ्ते सबसे बेहतरीन काम किसने किया है। तो जो फोरमैन होता है वो एक आदमी की तरफ उंगली दिखाता है जो झिझकता हुआ, डरता हुआ खड़ा होता है और अपना नाम जेम्स बताता है। श्वाब सीधा जेम्स के पास जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। ना इस समय पे पूरा मिल, जिसमें बहुत सारी आवाज़ें हो रही थी, अब वो पूरा शांत हो चुका है। सबकी नज़र जेम्स पे टिकी हुई है। श्वाब उससे बात करते हैं और बातों बातों में उनको मालूम पड़ता है कि कैसे जेम्स के एक फीडबैक ने उनके मिल की काफ़ी ज़्यादा मदद करी। इसलिए श्वाब अपने कोट की जेब से $5 का बिल निकालते हैं और उसे देते हैं। अब $5 अभी शायद आपको इतनी ना लगे, बट उस ज़माने में $5 बहुत बड़ी इनकम होती थी। और सिर्फ देते ही नहीं है, बल्कि खुशी के साथ उसको बोल के देते हैं कि जेम्स, तुमने फर्नेस की सेटिंग एडजस्ट करा के इस प्लांट को पिछले हफ्ते $100 का मुनाफा कराया है। थैंक यू सो मच ये हमें बताने के लिए।
नई बात जैसी जेम्स सुनता है उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है, एक गर्व और कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, उसकी आंखों में यकीन आ जाता है कि वो सही काम कर रहा है। बस ये करने के बाद चार्ल्स श्वाब वहाँ से निकल जाते हैं और बस ये बोलने की देर होती है, जिसके बाद धीरे धीरे सभी मजदूर, कुछ लोग जो बैठे होते हैं वो खड़े होने लगते हैं। ये एक छोटा सा शब्द शुक्रिया, थैंक यू, बॉस के मुंह से सुनने के बाद पूरे फैक्ट्री का माहौल ऑरा बदल जाता है। और सिर्फ ऑरा ही नहीं बदलता है, आपको पता है अगले कुछ दिनों में प्रोडक्शन डबल हो जाती है। हर कोई अपने एक न्यू आइडियाज़ लेके आने लगता है कि कैसे वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सब में एक नया जोश आ जाता है और इसके पीछे का रीज़न क्या था? सिर्फ एक सच्ची तारीफ जो दिल से बॉस ने करी। और यहीं से आता है बुक का पहला लेसन। जब आप किसी को दिल से अप्रिशिएट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो ये चीज़ कई बार पैसे से भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो लोगों को सिर्फ अच्छा ही नहीं फील कराती है बल्कि लोगों की एनर्जी लेवल्स को बदल देती है। इसीलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो पहली चीज़ तो ये करो, दिल से लोगों को अप्रिशिएट करना चालू करो, थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। 1920s के टाइम पे एक छोटा सा बैंक था, जिस बैंक में एक गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये थी, उनका जो एक क्लाइंट था उसके अकाउंट में उन्होंने 20,000 रुपीज़ उस ज़माने की करेंसी के हिसाब से गलती से ज़्यादा उन्होंने चार्ज कर दिया। वो टाइम था ना, वो ऐसा टाइम था कि जब लोग है ना बैंक्स पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं रहे थे, क्योंकि पोस्ट वॉर सिचुएशन चल रही थी, लोग सिर्फ बैंक से पैसे निकाल रहे थे, कोई डाल रहा नहीं था। और इस टाइम पे ऐसा ब्लंडर मतलब बैंक का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन और ट्रस्ट और ख़राब हो सकती है। इसीलिए समझदारी इसी में थी बैंक के लिए कि वो कैसे भी करके इस मुद्दे को बड़ा ना बनने दे और ये बात को फैलने ना दे, वरना उनका नाम बहुत ख़राब हो जाता, ट्रस्ट ख़राब हो जाता और बिज़नेस और ख़राब हो जाता। बट आपको पता है उस बैंक का जो प्रेसिडेंट था ना, उसने ये करने के बजाय, बात को दबाने के बजाय क्या किया पता है? उसने लोकल न्यूज़पेपर में एक फुल पेज का ऐड छपा दिया। हेडलाइन ये थी कि हमसे गलती हुई, हमने 20,000 की गड़बड़ कर दी और हम उस पैसे को वापस करेंगे। इस ऐड में उन्होंने क्लाइंट का नाम लिखा, गलती के डिटेल्स बताए, 20,000 के साथ उन्होंने बोला कि हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, और ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस करी। और इस गलती की वजह से उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी। अब ये शॉकिंग चीज़ करने का नतीजा क्या हुआ पता है? देखो, कई सारे लोगों ने भी यही सोचा था कि अगर कोई गलती होती है तो यूजुअली लोग छुपाते हैं, बट पब्लिकली उसको अपॉलॉजी देना, ये चीज़ लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त था। कस्टमर्स ने लेटर्स लिख लिख के भेजना चालू किया कि ऐसे बैंक पे तो हम भी भरोसा कर सकते हैं जो अपनी गलतियों के लिए खड़ा रहे। और फिर बात ये हुई कि जितने ज़्यादा लोग पैसे निकाल रहे थे उससे डबल ट्रिपल लोगों ने फिर पैसे डालना, डिपॉजिट बढ़ाना चालू कर दिया। कई सारे नए नए लोग बैंक अकाउंट खोलने लग गए, बिकॉज सबको यही था कि अगर ये बैंक अपनी इतनी बड़ी गलती सबके सामने ला रहा है, मतलब ये अपनी गलतियों को ओन करता है, मतलब इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और ये बैंक हमारे लिए सेफ है। ये बैंक जो पहले बराबर सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था, इस गलती को अपॉलॉजी करने के बाद उस रीजन का सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बन गया। प्रॉफिट कई गुना बढ़ गए, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स के नंबर्स बढ़ गए, लोगों ने अपने फ्रेंड्स को, दूसरों घर वालों को भी रेफर करना चालू कर दिया। और यहाँ पे लेसन क्या है? वेल, लेसन यही है, जब भी आपसे कोई छोटी गलती हो जाती है तो उसके ऊपर बहस करने के बजाय, जस्टिफिकेशन देने के बजाय सीधा अपनी गलती मान लो। इससे आप लोगों का भरोसा ज़्यादा जीत सकते हो कंपेयर टू सिर्फ सफाइयाँ देने के। और ये वाला लेसन तो मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ किया हूँ। एक बार मैं ड्राइव करके कहीं तो जा रहा था, मुझे लेट हो रहा था और मैंने सिग्नल तोड़ दिया। अब मैंने घाई में तोड़ा, जानबूझ के तोड़ा, मुझे खुद को नहीं याद है, बट इतना था कि वो जैसे ही मैंने सिग्नल तोड़ा, सामने मुझे पुलिस वाले लोग मिल गए और उन्होंने मुझे रुका लिया और उन्होंने बोला क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि ट्रैफिक लाइट है? तो मैंने उस टाइम पे ये एक्सक्यूज़ देने के बजाय कि हाँ मैं सॉरी, मैं घाई में था, मुझसे दिखा नहीं, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने सीधा बोला हाँ सर, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर दिया, आई एम सो सॉरी। और गेस व्हाट, पुलिस वाला खुद भी थोड़ा सा शॉक में आ गया था। उसको लगा कि यार इसने ऐसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया सफाई देने के बजाय, और उसने मुझे सिर्फ वार्निंग दिया और फिर छोड़ दिया। ऐसे ही आप भी कई बार जब अपनी गलतियों को ओन करने लग जाते हो तो ये चीज़ लोगों को पसंद आती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो सिर्फ गलतियाँ छुपाने में लगे हुए हैं, और इस तरीके से भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। नेक्स्ट, इमेजिन करो एक जूतों का शॉप है जहाँ पे कई सारे सेल्समैन हैं, और इस सभी सेल्समैन ने रट्टू तोतों की तरह कुछ लाइनें याद करके रखी हुई है, और जो भी कस्टमर उनके पास आता है वो उनको वही लाइन सुनाने लग जाते हैं कि कैसे उनके सारे शूज़ लेदर के बने हुए हैं, कैसे ब्लैक एंड वाइट उनका बेस्ट सेलिंग शूज़ है, ये है वो है, इसका कॉस्टिंग ये है वो है। अब ऐसे सेल्समैन की तरफ कई सारे कस्टमर्स आते हैं, वो कॉस्ट बताता है जूतों का, कस्टमर्स मुंडी हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बट इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर सेल्समैन होता है, चलो उसको अभी समझने के लिए नाम दे देते हैं रोहित। रोहित ना कुछ अलग करता है। जब भी कोई कस्टमर उसके पास आता है तो रोहित रटी रटाई लाइंस बोलने के बजाय वो क्या करता है, वो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सर आप कैसा शूज़ देखना चाहते हो, कंफर्टेबल शूज़ या फिर स्टाइलिश शूज़। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम कस्टमर्स को इंटरेस्टिंग लगता है कि ये क्या पूछ लिया उसने, और फिर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, मुझे रोज़ ऑफिस जाने के लिए शूज़ चाहिए, तो मैं ज़्यादा स्टाइल से ज़्यादा कंफर्ट की तरफ जाना चाहूँगा।
तो इसके ऊपर रोहित क्या करता है, वो स्माइल करता है और फिर अंदर से जाके स्पेशल कुशनिंग वाला शूज़ निकाल के देता है और कस्टमर्स को जाके बोलता है कि सर ऐसे शूज़ को आप 10 घंटा 12 घंटा भी पहन लोगे तो भी आपके पाँव बिल्कुल ठीक रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे। इसके बाद वो कस्टमर्स को पहनाता है, उसको फील करवाता है कैसा शूज़ है। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो बोलता है सर आपको कंफर्ट एकदम अच्छा लगा तो बताओ इसमें ही एक थोड़ा सा स्टाइलिश वर्जन में मैं अंदर से लेके आता हूँ, वो आपको मैं देता हूँ। फिर उसके लिए ढूंढ के ब्लैक, ब्राउन, नेवी ब्लू ऐसे कलर्स लेके आता है जो उसको पसंद है और फिर उन्हें ट्राई करवाता है, जिसमें वो कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस करवाता है। एंड गेस व्हाट, आपको पता है ऐसी सेल्स स्ट्रैटेजी यूज़ करके ये सेल्समैन जहाँ पे नॉर्मल लोग 30-40 हज़ार कमाते थे, ये वाला बंदा 80,000 से ज़्यादा कमाने लग गया। और यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 लेसन इस स्टोरी से सीखने मिल सकते हैं। पहला, जब भी आप किसी से बात करने जाते हो तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी बातें बोलना चालू कर देते हैं। हमारे पास ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारा प्रोडक्ट ये है, ये ले लो, वो ले लो। बट यहाँ पे सेल्समैन ने क्या किया, बोलने के बजाय पूछा, क्वेश्चंस पूछा। आपको भी अपने कस्टमर्स से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। दूसरा, वो बातें करनी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट की नहीं है, जो बल्कि उनके इंटरेस्ट की है। जैसे कि आपको क्या ज़्यादा चाहिए, आपको ऑफिस जाने के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। सामने वाला कंफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कंफर्ट से ज़्यादा रिलेटेड उससे क्वेश्चंस पूछो, उससे बातें करो। बेसिकली उन बातों पे बात करो जिसमें सामने वाला इंटरेस्टेड है, ना कि सिर्फ आप। और लास्ट, रिजल्ट। इस स्टोरी में रोहित ने रिजल्ट्स पे भी फोकस कराया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बातें करी गई, रोहित ने एक्चुअल में लाके ऐसे शूज़ दिए जो कंफर्टेबल थे। ऐसी अगर आप भी लोगों से सवाल पूछोगे, उनके इंटरेस्ट की बात करोगे, उनको अच्छे रिजल्ट्स दिलाने पे फोकस करोगे, तो आप एक बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सेल्समैन, क्या सीईओ और वर्ल्ड लीडर बन सकते हो। इनफैक्ट कई सारी ग्रेट बुक्स जो मैंने पढ़ी है उसके अंदर ये सेम बातें बताई जाती है कि कस्टमर्स फर्स्ट अप्रोच, कस्टमर्स पे ज़्यादा ध्यान दो, उनको क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। अगर आप कस्टमर्स की नब्ज़ पकड़ सकते हो तो आप मिलियनर भी बन सकते हो, बिलियनर भी बन सकते हो। बट वही उनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, जो कई बार हम करते नहीं हैं। नेक्स्ट, एक बार ना फोर्ड्स का सेल्समैन था जो फोर्ड्स की गाड़ी बेचता था। वहाँ पे एक बार एक कस्टमर आया और उसने फोर्ड्स की गाड़ियों के बारे में जानना चालू किया। बट फिर बातों बातों में ही उसने बोलना चालू किया कि कैसे जो शेवरलेट गाड़ियाँ होती है ना, वो फोर्ड गाड़ियों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब यूजुअली कोई भी और सेल्समैन होता जो फोर्ड्स के शोरूम में बैठा है, फोर्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अगर आप आइडियली सोचोगे तो क्या करना चाहिए, उसको सीधा ये बोलना चाहिए ना, आर्ग्यू करना चाहिए कि नहीं गलत बोल रहे हो आप, फोर्ड्स की गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। बट पता है इसने क्या किया, इस सेल्समैन ने डिसएग्री करने के बजाय एग्री करना चालू कर दिया कि हाँ हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो, आपने ये भी जो शेवरलेट का ये वाला पॉइंट आपने बोला बहुत सही है, शेवरलेट कार्स आर वेरी गुड। ऐसे ही उस सेल्समैन ने एग्री करना चालू कर दिया। और जैसे जैसे ये जो शेवरलेट गाड़ी वाला बंदा था वो बोल बोल के थक गया, उसके पास सारी बातें उसकी ख़त्म हो गई, उसके बाद इस सेल्समैन ने फोर्ड के बारे में कुछ बातें बताना चालू करी। एंड गेस व्हाट, इस बंदे ने फिर फोर्ड की गाड़ी खरीद के चला गया। लेसन ये है कि कई बार ना जब हमें अपनी बात मनवानी होती है तो कई बार हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिसएग्री करना चालू करते हैं। जबकि एग्री करके भी, लोगों की बातें सुन के उनको एग्जॉस्ट करने के बाद जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे। रैल्फ वाल्डो एमरसन और उनका जो बेटा था ना, वो एक बार एक बछड़े को बांध के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बेसिकली जो घर होता है उनका, उसमें डालने की कोशिश कर रहे थे। एमरसन जो थे वो उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे और उनका जो बच्चा था वो पुल कर रहा था, मतलब दोनों तरफ से ताकत लगा रहे थे। बट फिर भी जो बछड़ा था वो जगह से हिल ही नहीं रहा था, टस से मस नहीं हो रहा था, वहीं पर खड़ा हुआ था। ये लोग करते करते थक गए। तभी क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी जो हाउसमेट थी, काम करने वाली थी आयरिश, वो वहाँ पे आई और उसने काफ के मुंह में अपनी उंगलियाँ डालना चालू करी। अभी काफ इतना बड़ा नहीं था, इसको दूध की आदत थी, तो इसीलिए उसने उस उंगली को चूसना स्टार्ट कर दिया। और जैसे उसने चूसना स्टार्ट किया, धीरे 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 उसने उस बछड़े को अपनी उंगलियों से खींचते हुए बांध के अंदर लेके चले गया। लेसन क्या है? लेसन ये है, अगर आपको चाहिए कि सामने वाला इंसान या फिर इवन एनिमल वो करे जो आपको चाहिए, तो पहले उनको वो दो जो उनको चाहिए और फिर वो खुशी खुशी वो करेंगे जो आपको चाहिए। बस ये थे कुछ पावरफुल स्टोरीज एंड लेसन। अब मैं चाहूँगा इन सारी स्टोरीज में एक कॉमन थीम, कॉमन पैटर्न, कॉमन लेसन आपको क्या मिला वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप में से 3 लकी विनर्स को मैं फ्री में 1000 रुपीज़ का कोर्स देने वाला हूँ, 21 डेज़ लाइव कोर्स, जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, बातें करता हूँ और मैं आपसे बातें भी करूँगा उस लाइव में। तो वो चाहते हो तो कमेंट अभी ज़रूर कर देना, अगर नहीं किया है तो। ऐसी और कौन सी बुक की अमेजिंग समरीज आप देखते रहना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना अगर कर ही रहे हो तो। और हो सके तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अपने शेयर कर दो इस वीडियो को और लोगों के साथ, ताकि दूसरे भी अच्छे तरीके से बात करना सीख सके, कम्युनिकेशन अच्छी हो सके। जिसका भी लगता है आपको कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जो बुराइयाँ ही करता रहता है सिर्फ, उनको तो ज़रूर भेजना ये वीडियो, ताकि उनको समझ में आए कि बुराइयाँ नहीं, दूसरी तरीके से भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है लोगों को। और सब्सक्राइब करना है, ऐसी बुक समरीज मैं आप लोगों के लिए फ्री में लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।